Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing well and good. I'm back with my new vlog. So guys, basically आज के vlog में मैं बात करने वाला हूँ my college experience, my experience with लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एडमिशन कैसे हुआ था मेरा बीबीए का, और क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रोग्राम जो इनका एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके बारे में बात करूँगा। मैं राइट नाउ लाइक आई एम इन यूके, तो मैं कैसे यूके आया बिना आइल्स दिए और क्या सारा प्रोसेस था, कॉलेज कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है, और बाकी सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और बढ़ते। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडमिशन कैसे हुआ था मेरा लवली में। मेरे ट्वेल्थ में 71 आए थे, या 69 या 71 ऐसे कुछ आए थे। 1% का गैप था, वो मुझे नहीं पता कम था या ज़्यादा था। तो साइंस थी मेरी 11th-12th में, ठीक है। पीसीएम एनडीए का मैं ट्राई कर रहा था, हो नहीं पाया। तो पहले एक दो लोकल कॉलेजेस देखे। पहले मैं देख रहा था कि कनाडा चल जाऊँ डायरेक्ट, पर ऑब्वियसली उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो एक दो लोकल कॉलेज देखे। फिर देहरादून देखा था, देहरादून में भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने इसलिए एडमिशन लिया था क्योंकि वो जो कॉलेज है वो तुम्हें फ़ॉरेन भेजता है, मतलब 6 महीने के लिए। तो मुझे अच्छा लगा था ये प्रोसेस, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ वाइब्स, मैंने सोचा था गेड़ी गुड़ी मारेंगे थोड़ा, बस अपनी 3 साल काट के आएंगे। फिर मैंने एक्चुअली लवली का सुना, तो लवली में ऐसा था कि तुम अगर महीने भर के लिए जाना चाहते हो फ़ॉरेन जाओ, 6 महीने के लिए जाना चाहते हो 6 महीने के लिए भी जाओ, साल भर के लिए जाना चाहते हो, परमानेंट जाना चाहते हो, वो ऑप्शन भी मतलब मुझे मिल रहा था। और तो मेरे को लगा कि ये मुझे बेटर ऑप्शन लगा बेसिकली। तो मैंने लवली के फॉर्म, मतलब ऑनलाइन ही मैंने कॉल करी उन्हें, अपनी ईमेल करा मैंने उनको अपनी ट्वेल्थ की मार्कशीट वो सब। तो उन्होंने उसके बेसिस में मुझे 25% स्कॉलरशिप दी थी, क्योंकि मैंने एल पी यू नेस्ट होता था, एक एल पी यू नेस्ट एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है। वो मैंने कहा कि मुझे नहीं देना, मैं तो वैसे भी साइंस वाला हूँ, तो मैं क्या कॉमर्स का एग्ज़ाम दूंगा, मेरे को बीबीए में एडमिशन लेना था वैसे भी। तो मैंने उनसे पूछा कि सारा प्रोसेस वगैरह बताओ पहले, कि मैं मतलब आ रहा हूँ तो कुछ थोड़ा बहुत गाइड करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे 2 साल तुम यहाँ रहो, फिर फॉरेन में वो सब, तो क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में उन्होंने मुझे बताया, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो मैंने बस उनको अपना ट्वेल्थ की मार्कशीट भेजी थी, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट भेजे थे, आधार कार्ड, पैन, ये जो होता है नॉर्मल। फिर उन्होंने मुझे बोला कि इतना पे कर दो और फिर आपका जो बीबीए में एडमिशन होगा वो हो जाएगा। तो अलग अलग फील्ड थी, बीबीए आईटी, बीबीए ये, बीबीए वो। तो मैंने बोला नॉर्मल, मुझे जो जनरल बीबीए होता है मुझे तो 3 साल काटने थे, इसलिए मैंने बस ले लिया। तो मैंने नॉर्मल बीबीए जर्नल ले लिया था, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को, मैंने मतलब पे करा फीस। उसके बाद जैसे मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू हो गई थी, मेरी ऑनलाइन शुरू हुई थी। तो पहले टर्म में मेरा आया था 9.3 CGPA, समझ जाओ कैसा आया था। और पढ़ के आया था ठीक है, पढ़ के आया था। उसके बाद दूसरे टर्म में मेरा 8 CGPA आया, फिर तीसरे में मेरा 6 आया क्योंकि थोड़ा हार्ड होता रहता है ना ऊपर ऊपर। फिर मेरा 6.5 आया था, तो ओवरऑल मेरा 7 पॉइंट कुछ CGPA बन गया था। और मेरी ना कोई बैकलॉग थी ना रीअपियर थी, असाइनमेंट टाइम पे देता था, मार्क्स अच्छे आते थे, सब कुछ ठीक था असाइनमेंट्स में, तो इतनी कोई दिक्कत हुई नहीं। तो 2 साल मेरा ना पूरा ऑनलाइन था, मैं क्लासेस गया भी था अगर, जो लास्ट के 6 महीने तो एग्ज़ाम ऑनलाइन थे सारे। तो किस्मत मान लो, या मतलब भगवान का हाथ मान लो सर पे, मेरे को एग्ज़ाम देना ही नहीं पड़ा था ऑफलाइन, तो मैंने CGPA मेंटेन तो कर रखा था अपना, ठीक है, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो कॉलेज के जो क्राइटेरिया थे अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग थे। जैसे अगर मुझे कनाडा जाना था तो मुझे 2 साल लवली में पढ़ना था और 2 साल कनाडा में पढ़ना था। तो उसमें सीन ऐसा था कि मैं 6 महीने, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरे वीज़ा में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, अगर लेट आया, तो मुझे 6 महीना फिर वहीं पढ़ना पड़ेगा लवली में। तो ये मेरी टोटल बीबीए 4.5 साल की हो जाती, जो कि मुझे लगा कि भाई बीबीए को इतना टाइम देने में कुछ फ़ायदा नहीं है लाइफ में, सीरियस हो जाऊंगा। इससे अच्छा मैं 1.5 साल किसी और चीज़ को सीरियसली करूंगा तो कुछ अच्छा कर पाऊंगा लाइफ में। तो बीबीए को 1.5 साल मैं क्यों दूँ, मतलब एक्स्ट्रा। तो मैंने दूसरा ऑप्शन और दूसरी चीज़, मुझे कनाडा के लिए 6.5 बैंड चाहिए था आइल्स के लिए। तो मैंने सोचा कि यार मतलब क्यों टेढ़े रास्ते जाना। तो फिर मैंने नॉटिंघम का देखा, यूके में मेरे पास दो ऑप्शन थे, 2+2 एक अदर यूनिवर्सिटी का, और 2+1 नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी का। तो मैंने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी चूज़ करी, सिंपल सा था। मैंने उनको पहले 1.5 लाख रुपए जो कॉलेज लेता है क्रेडिट ट्रांसफ़र फीस, वो 1.5 लाख रुपए दे दिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जो मेरी जो पहले 4 सेमेस्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो उन्होंने मुझे दी। तो सब मैं पास था, सब कुछ ठीक था, मतलब 7.5 CGPA था, वो उनकी कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद इन्होंने मेरी यहाँ से वो भेजी,
क्या कहते हैं एप्लीकेशन भेजी नॉटिंघम ट्रेंट को, तो उन्होंने मुझे एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर दिया था, कंडीशनल ऑफर लेटर दिया था जिसको मुझे अनकंडीशनल करना था। उसमें उनकी कंडीशंस ये थी कि एक तो मुझे 3 लाख रुपए पे करना है नॉटिंघम को, दूसरी चीज़ मुझे ये आइल्स या फिर आइल्स के बराबर की एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी। तो मैंने आइल्स तो नहीं दिया क्योंकि मेरे 12th में सीबीएसई में 70+ थे, मतलब मेरे 85 या 89 थे। तो मुझे उनके क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ आइल्स का एग्ज़ाम है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना था। तो मैंने डायरेक्टली मतलब अपनी 12th की मार्कशीट भेजी, उन्होंने वहाँ से अप्रूव करी, 3 लाख रुपए भेजे, उन्होंने वहाँ से अप्रूव करा, ट्रांसक्रिप्ट भेजी, उन्होंने वहाँ से अप्रूव करा। फिर उसके बाद सब कुछ कंडीशन पूरी हो गई तो उन्होंने मुझे एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजा जिसको कैश स्टेटमेंट बोलते हैं, मतलब उसके नीचे उन्होंने मुझे कैश स्टेटमेंट भेजी। तो जो तुम्हारा कैश होता है वो तुम्हारा आधा वीज़ा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, ये मिथ है। तो ऐसे होता ही है। तो तुम्हारा कैश स्टेटमेंट आ गया, तो जब तुम्हारा कैश स्टेटमेंट आ गया ना, तो तुम्हें क्या कहते हैं अपनी वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और भाई यहाँ पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन, सबसे फसाऊ चीज़ बताऊँगा, तोड़ू फोड़ू, जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब तुम अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, जैसे आज मैं अपना वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को अपने बैंक अकाउंट में फ़ंड शो करने पड़ेंगे। अब भाई मुझे लगा था कि जो मेरे लिविंग एक्सपेंसेस हैं, मुझे लगा था जो मेरी रिमेनिंग फ़ी अमाउंट है, मेरी फ़ीस थी 15 लाख रुपए, जिसमें से 3 लाख रुपए मैंने पे कर दिया था, तो बचा 12 लाख रुपए। तो मुझे लगा कि मुझे सिर्फ 12 लाख रुपए शो करना है, पर ऐसा नहीं था। रिमेनिंग फ़ीस अमाउंट प्लस लिविंग एक्सपेंसेस जो तुम्हारे साल भर के होते हैं, तो वो मिला के मेरे होते 22 लाख रुपए। ये मेरी इतनी बड़ी मतलब मिस्टेक हो गई थी कि मैं सिर्फ 12 लाख रुपए अकाउंट में रख के बैठा था। और जिस दिन मुझे वीज़ा अप्लाई करना था उससे 2 दिन पहले पहले मुझे पता चला कि भाई मुझे लिविंग एक्सपेंसेस भी शो करने हैं। तो फिर मुझे फिर से रिपीट करना पड़ा 28 डेज़ का साइकिल, जिसकी वजह से मेरा वीज़ा लेट हो गया था और उसकी वजह से मुझे टिकट महंगी पड़ी और बाकी चीज़ महंगी पड़ी। तो सीन क्या होता है, आपका कैश स्टेटमेंट आ गया, अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया। उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो, उससे पहले आपको अपनी 28 दिन की जो बैंक स्टेटमेंट है वो तैयार रखनी है, ठीक है, जितना भी आपका बनता है। जो आपने पैसा दे दिया माइनस आपकी टोटल फीस इज इक्वल टू आपकी रिमेनिंग फी अमाउंट प्लस अदर लिविंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू आपको दिखाना है कि आपको कितना शो करना है। वो आप मुझे अगर पर्सनली डीएम करोगे तो मैं एक एक बंदे को पर्सनली बता दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद भाई सीन ऐसा था कि मुझे क्या वीज़ा के लिए अप्लाई करना था, वो सब ऑनलाइन करा, दोस्त वोस्त की हेल्प लेके खुद ही करा, किसी एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू नहीं करा, खुद ही ऑनलाइन। कॉलेज वालों ने भी मुझे एक वो दिया था जो इसमें हेल्प करता है, तो पर ठीक है मैंने खुद ही करा सारा, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, सच बताऊँ। जिसने मुझे गाइड भी करा वो मेरे दोस्त थे, किसी और ने मुझे गाइड नहीं करा, मैंने खुद करा वीज़ा का, ठीक है। कॉलेज में आपको इतना कुछ गाइड नहीं करता, सच बताऊँ मैं, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट। होता है कुछ नहीं करना, तुम्हें ऑनलाइन यूक्यूबीआई की वेबसाइट में जाना है, फॉर्म भरना है, जो मतलब वीज़ा फॉर्म होता है उसको भरना है, सारी डिटेल्स भरनी है, कैश स्टेटमेंट और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी तुमसे मांगे सब भरना है। उसके बाद तुम्हारी बायोमेट्रिक्स की डेट तुम्हें बुक करनी होती है, जहाँ की तुम बायोमेट्रिक्स की डेट बुक करोगे तुम्हें वहाँ जाना है, अपनी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आइल्स का अगर तुम्हारे तो आइल्स का सबमिट करना है, 12th जितने भी होते हैं, कैश स्टेटमेंट सब सबमिट करना है। फिर तुम्हें जो है अपने वीज़ा के लिए वेट करना होता है कि तुम्हारा वीज़ा कब आएगा। फिर टिकट बुक करनी होती है, अकोमोडेशन बुक करनी होती है, अपनी अकोमोडेशन भाई पहले बुक कर लेना, टिकट अपनी पहले बुक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाद में लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि तुम भाई वो अपना पहले बुक कर लेना, तो तुम्हारा फ़ायदा रहेगा। और अब मैं थोड़ी कॉलेज लाइफ डिफरेंस के बारे में बात करता हूँ कि क्या डिफरेंस है एलपीयू में और यूके में। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हमें एलपीयू में काम करने की आदत नहीं होती, हमें पार्ट टाइम जॉब करने की आदत नहीं होती, हमें चिल करने की आदत होती है। सुबह उठा देता है एलपीयू तुम्हें 9 बजे, 8 बजे अलार्म बज जाता है पूरी 700-800 एकड़ में कि गुड मॉर्निंग एलपीयू, द टाइम इज 8 AM। तो सब उठ जाते हैं, खुद ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई उठाने वाला नहीं है भाई, देखो खुद उठना पड़ता है और उठना पड़ता है और उठना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें या तो काम पे जाना है, तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम कुछ भी मिस करोगे तो तुम्हारा घाटा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पार्ट टाइम करना पड़ता है, मेहनत है। देख रहे हो एलपी में तुम डोले शोले थे, यहाँ पे थोड़ा पतला सा हो गया हूँ, काम करना है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, उसके बाद बहुत कुछ धोना है ठीक है। तो बहुत डिफरेंस है, वो उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिफरेंस बताऊंगा लवली और नॉटिंघम के बारे में। तो भाई अगर मैं बात करूँ, दोनों जगह मुझे एक्सपीरियंस मिला, दोनों जगह अच्छा एक्सपीरियंस था। और इसके बाद मैं बात करूंगा जो अगली वीडियोस बनाऊंगा, लवली में जो मेरा अकोमोडेशन वो सब के बारे में बताऊंगा। बट ये वीडियो बेसिकली मैंने क्रिएटर सब प्रोग्राम के बारे में बताई थी कि कैसे मैं लवली से इधर आया और मेरा क्या एक्सपीरियंस था। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, बट द थिंग इज़ 20 लाख रुपए लगाना तो बहुत महंगा पड़ा मुझे एक्सपीरियंस, और टोटल मेरा एक्सपेंस 20 लाख रुपए का है, ठीक है। तो थोड़ा महंगा पड़ा है। और एक बार तुम यूके आ गए ना भाई, और तुम अगर बहुत मतलब इस तरीके से आए हो कि यार या तो एक मोटा पैसा लगा के आई हो और तुम्हारे घर वालों को फ़र्क पड़ता है उस पैसे से, तो बहुत सोच समझ के आना।
और कुछ थोड़ा सोचना इस बारे में जब आ रहे हो उससे पहले, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मेरे घर वालों ने एक मोटा पैसा लगाया और उस पैसे की उनको वैल्यू है। तो मैं भी अब यहाँ पे मतलब एक तरह से ऐसा हूँ कि अगर मैं घर जाना चाहता हूँ वापस से, मैं कुछ अगर इंडिया में स्टार्ट करना चाहता हूँ या मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, वहीं रहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, वो ब्ला 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 कुछ भी रीज़न से मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, तो जो मैंने 20 लाख रुपए यहाँ पे लगाए हैं वो मैं वापस लेके जाऊँगा, या फिर कुछ ऑल्टरनेटिव सोचूंगा कि मैं अपने घर वालों को 20 लाख दूँ, वरना मेरे घर वाले फाड़ देंगे भाई। मतलब उनको वापस देना है। अगर तुम्हारे घर में ऐसा है कि वापस नहीं देना, या फिर जो लोग आ रहे हैं और उनको वापस देना है, तो थोड़ा सोच समझ के आना। और अगर इंडिया में बढ़िया कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं सच बता रहा हूँ, इंडिया भी बढ़िया है। इंडिया में बहुत कंफर्ट है, इंडिया में बहुत मेहनत करोगे तो इंडिया में भी आगे बढ़ोगे। और बेसिकली मैं बताऊँ तो इंडिया इज़ फ्यूचर ठीक है। और मेरे को लगता है कि भाई मतलब इंडिया इज़ बेस्ट, और फ्यूचर इंडिया में भाई मैं खुद बोलूँगा कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ साल में यहाँ रहना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ तो एक्सपीरियंस लूँगा। बट अगर मुझे ऑप्शन मिले इंडिया जाने का और वहाँ पे कोई मुझे अच्छी कंपनी मिल गई, या फिर अगर मेरा जो मैं स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ बेसिकली अभी, तो इसलिए थोड़ी वीडियोस वगैरह भी मैं टाइम पे नहीं डाल पाता। अगर मेरा स्टार्टअप अच्छा हुआ और मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ और जो कि कर रहा हूँ, तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। बेसिकली अगले 2 साल का वीज़ा तो मेरे को मिल ही जाएगा, तो मैं इंडिया भी जा सकता हूँ, यहाँ भी काम कर सकता हूँ। और अगर मुझे तोड़ू फोड़ू मतलब मेरा चल गया काम, तो मैं इंडिया में रहूँगा भाई। मतलब अपना देश होता है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे अपडेट्स लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो के थ्रू या फिर कुछ भी मैं छोड़ देता हूँ चीज़ें, तो आप मुझे प्राइवेटली बोल लिया करो। एलपी वालों को तो वैसे भी मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ रिप्लाई करने में, तो उनको तो कभी कोई दिक्कत होती नहीं। गाइड वगैरह करने के लिए मैं बता देता हूँ कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। बाय बाय। और बहुत जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं, तो वो आप थोड़ा कर दीजिए इधर उधर। वैसे भी लवली में 40,000 बच्चे हैं, तो 1000 भी अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।